हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1061 विच इज़ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। ठीक है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है पर ना हम इसको बहुत ज़्यादा आराम से सॉल्व कर लेंगे। आई एम रियली सॉरी, काफ़ी दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ट्रैवल कर रहा था, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत ज़्यादा बीच में गैप आ गया। आई विल ट्राई कि आगे ये ऐसा कुछ गैप ना आए। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है S1 और एक स्ट्रिंग है S2। ठीक है, और एक और स्ट्रिंग हमको दी है जिसका नाम है बेस str। ठीक है, वी से S1i and S2i आर इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, if S1 is equal to ABC and S2 is equal to CDE, then we can say that A equal to C, B equal to D and C equal to E। मतलब इसका मतलब ये है ना कि सपोज मान लो S1 और S2 स्ट्रिंग हमें हमारी ABC और CDE है, तो ना मैं पहले दोनों के फर्स्ट करेक्टर पे आता हूँ। तो S1 का जो फर्स्ट करेक्टर है वो A है और S2 का C है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि A C के बराबर है और C जो है वो भी A के बराबर है। हाँ, तो फिर अब मैं सेकंड कैरेक्टर पे आता हूँ। सेकंड कैरेक्टर बोल रहा है कि सेकंड कैरेक्टर बी है S1 का और S2 का D है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब है कि B इक्वल टू D है और D इक्वल टू B है। इसका मतलब कहीं पे अगर मेरे को B लिखना है ना तो मैं B को D से रिप्लेस कर सकता हूँ और D को B से रिप्लेस कर सकता हूँ। और ये कुछ इक्विवेलेंस रिलेशंस आपको गिवन है। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, एक अगर A इक्वल टू A मतलब A अपने आप के इक्वल तो होता ही है ना। सिमेट्री, अगर A B के इक्वल है तो B भी तो A के इक्वल होगा। तो वही मैंने आपको कहा, जैसे इस केस में S1 में मेरा A C के बराबर था तो C भी मेरा A के बराबर होगा। और ट्रांजिटिविटी कहती है कि A अगर मेरा B के बराबर है, B C के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, A भी C के बराबर होगा। मतलब मेरा A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A भी C के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया ना तो अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, उसके बाद आपको ना ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आया तो फिलहाल आप इग्नोर करो। ठीक है, हमको एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें इक्वलेंस फॉर्म की है इन्होंने, S1 और S2 गिवन है। तो ये दो स्ट्रिंग्स वैलिड बन रही हैं। ठीक है, दीज आर इक्विवेलेंट स्ट्रिंग्स ऑफ बेस स्ट्रिंग EED एंड AAB इज अ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ बेस STR। तो उन्होंने क्या किया ना, एक जो बेस STR आपको तीन स्ट्रिंग्स गिवन थी, S1 S2 और बेस STR। तो उन्होंने बेस STR के ना दो इक्विवेलेंट स्ट्रिंग्स निकाले, ACD और AAB। फिर उन्होंने देखा कि यार AAB तो मतलब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग है। हाँ, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। कैसे पता चला मेरे को, सपोज़ मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को अभी कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इनके फर्स्ट करेक्टर को कंपेयर किया, फर्स्ट करेक्टर दोनों का A है। अच्छा, तो ये तो अभी तक बराबर चल रहा है। फिर मैं सेकंड कैरेक्टर पे आया, सेकंड कैरेक्टर इसका C है और इसका A है। तो आप बताओ C छोटा होता है A छोटा होता है? मेरे ख्याल से तो A होता है। तो AAB जो स्ट्रिंग है ना वो मेरी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है बेस STR की। तो हमें ये समझ में आ गया। अगर मेरे को इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो कैसे पता चला, तो मैं क्या करूँगा ना कि आई विल ट्रेवर्स बोथ ऑफ माई स्ट्रिंग्स एंड एट ईच इंडेक्स आई विल कंपेयर वेदर दे आर इक्वल और नॉट, एंड एट एनी पॉइंट वेयर दे आर नॉट इक्वल, जैसे जीरोथ इंडेक्स पे ये दोनों इक्वल थे, फर्स्ट इंडेक्स पे इक्वल नहीं थे, तो एट द इंडेक्स वेयर दे आर नॉट इक्वल मैं चेक करूँगा कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कैरेक्टर कौन सी स्ट्रिंग में है। जैसे इसमें C था, इसमें A था, तो जो मेरी ये वाली स्ट्रिंग थी वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर इक्विवेलेंट स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अब आप पूछोगे इक्विवेलेंट स्ट्रिंग क्या है, अभी समझेंगे। ठीक है, जब हम एक एग्जांपल लेंगे। हमको क्या करना है, रिटर्न करना है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ बेस STR बाय यूजिंग द इक्विवेलेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम S1 एंड S2। अब हम क्या करते हैं ना, ये जो एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिखा है इसको डिस्कस करते हैं और वहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो इक्विवेलेंट स्ट्रिंग बार बार मेंशन हो रहा है इसका क्या मतलब है। इक्विवेलेंट स्ट्रिंग हमने बना लिया बेस स्ट्रिंग का, पर हमें यही नहीं समझ में आया कि इक्विवेलेंट स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने एग्जैक्टली जो आपका एग्जाम्पल 1 है ना वो यहाँ पे लिख रखा है। इसको डिस्कस करते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रिंग समझते हैं। और ना ये जो अभी मैं अप्रोच बताऊँगा इसमें आप देखना, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, कोड भी खुद लिख लोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख रखा है और ये लेक्सिकोग्राफिकली चेक करने के लिए मैंने क्या करा, ये मैपिंग भी बना रखी है कैरेक्टर्स की। ठीक है, S1 S2, ठीक है, S1 S2 स्ट्रिंग लिख ली, उनके इंडेक्सेस लिख लिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो मेरे S1 S2 स्ट्रिंग्स है ना इनको पूरा पूरा ट्रेवर्स करता हूँ 0 से लेके 5 तक, या जो भी इनकी लेंथ है। ठीक है, हर एक कैरेक्टर पे मैं गया और मैंने देखा क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है कि एक इंडेक्स पे जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो मेरा M के इक्वल है। अच्छा,
पर अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब क्या था, ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि बी ए के बराबर होगा। तो अगर मैं 0th इंडेक्स पे खड़ा हूँ सबसे पहले, तो मेरे को पता चल गया कि पी जो है वो मेरा एम के बराबर है, बट ड्यू टू इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्री मेरा एम जो है वो भी पी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं ना एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, आप इसको एक ऐसा मान लो जैसे ग्राफ में हम क्या करते हैं, नोड्स होता है, नोड्स के बीच में उनके एजेस होते हैं। तो आप ऐसा ज्यूम कर सकते हो समझने के लिए कि पी और एम ना मैंने 2 नोड्स बनाए। ठीक है, और इनके बीच में मैंने एक अनडायरेक्टेड एज बनाई। सपोज मान लो यू और वी मेरे 2 नोड्स हैं, इनके बीच में मैं अनडायरेक्टेड एज बनाता हूँ। अनडायरेक्टेड एज का क्या मतलब होता था, उसका मतलब क्या होता था कि अगर हम यू से वी जा सकते हैं ना, तो वी से यू भी जा सकते हैं। ठीक है, वी से वी लिख रखा है, वी से यू। ठीक है, तो मैं एडजेसेंसी लिस्ट में गया और मैंने ये मार्क कर दिया कि मैं पी से एम जा सकता हूँ और एम से पी भी जा सकता हूँ। ठीक है, अगले इंडेक्स पे जाता हूँ। अगला इंडेक्स क्या है, 1 है। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन से कैरेक्टर्स हैं, एक तो ए है S1 में और S2 में O है। इसका मतलब क्या है, मैं ए से O जा सकता हूँ, मतलब ए और O 2 नोड्स हैं, उनके बीच में एक अनडायरेक्टेड एज बना दी, तो मैं क्या ए से O भी जा सकता हूँ और O से A भी तो जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। सेकंड इंडेक्स पे आया, सेकंड इंडेक्स पे देखा R है S1 में और S2 में भी R है। इसका मतलब क्या है कि मैं R से R जा सकता हूँ। हाँ जा सकता हूँ, तो मैंने जाके ये मार्क कर दिया एडजेसेंसी लिस्ट में। थर्ड इंडेक्स पे आया, थर्ड इंडेक्स पे मैंने देखा S1 में K है और S2 में R है। इसका मतलब क्या है कि मैं K से R जा सकता हूँ। अच्छा, तो मार्क कर दो। बट अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्री मैं R से K भी तो जा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ। एक सेकेंड, पर R से तो मैं पहले R जा रहा था, ये तो मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ ना यहाँ पे। तो अब मैं R से K को कैसे मार्क करूँ, इसका मतलब क्या है ना, ये जो मैपिंग स्टोर है उसमें ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स पुश कर सकता हूँ। तो मतलब मेरे को ये जो एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है ना, ये ऐसे बनानी है कि मैं इधर मल्टीपल मोर देन 1 कैरेक्टर्स को पुश बैक कर सकूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए। अब इसको कोड में समझेंगे कि कैसे हम वेक्टर बनाऊंगा। वेक्टर और वेक्टर बनेगा ये एडजेसेंसी लिस्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे आया, फोर्थ इंडेक्स पे ई आई। ठीक है, मतलब मैं ई से आई जा सकता हूँ, ई से आई जा सकता हूँ, तो आई से ई भी जा सकता हूँ। देखो ये 2 चीज़ें मैंने मार्क कर दी। ठीक है, सॉरी। फिफ्थ इंडेक्स पे आए, फिफ्थ इंडेक्स पे आर से एस जा सकता हूँ। ठीक है, आर से एस जा सकता हूँ, तो एस से आर भी जा सकता हूँ। पर आर से मैं ऑलरेडी कहाँ कहाँ जा सकता था, आर से मैं आर जा सकता था और आर से के जा सकता था। अब मैं आर से एस भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो आर से मैं आर के और एस तीनों जगह जा सकता हूँ। तो ठीक है, ये देखो मैंने मार्क कर रखा है। एस से आर जा सकता हूँ, तो वो एस से आर भी मैंने मार्क कर रखा है। तो एक बार जब मेरी एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म हो गई ना, तो अब मैं बेस स्ट्रिंग पे आऊँगा और अब समझते हैं हम लोग कि ये इक्विवेलेंट स्ट्रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। इक्विवेलेंट स्ट्रिंग निकालने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, बेस स्ट्रिंग को पूरा पूरा ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, 0 से लेके जो भी उसका साइज़ है वहाँ तक। फर्स्ट कैरेक्टर पे आया, फर्स्ट कैरेक्टर पे मैंने देखा कि इक्विवेलेंट स्ट्रिंग बनाना है मेरे को। अच्छा ठीक है, और इक्विवेलेंट स्ट्रिंग के लिए जो मैपिंग थी वो मैंने कहा, ये एडजेसेंसी लिस्ट वही तो मैपिंग स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो पी है, पी के इक्विवेलेंट कैरेक्टर से तो मैं पी को रिप्लेस कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो पी के इक्विवेलेंट कैरेक्टर से अगर मैं पी को रिप्लेस करता हूँ तो जो स्ट्रिंग बनती है मेरी, वो तो इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ही होगी ना मेरे बेस स्ट्रिंग के। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स को ना इनके इक्विवेलेंट कैरेक्टर से ही रिप्लेस करा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट स्ट्रिंग बनाना है। इसका मतलब क्या है, मेरे को हर एक कैरेक्टर को ना जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट कैरेक्टर है उससे ही रिप्लेस करना है। सपोज अब स्मॉलेस्ट, आप बताओ मेरे को स्मॉलेस्ट कैरेक्टर क्या होता है लेक्सिकोग्राफिकली, ए होता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में तो ना मैं हर एक कैरेक्टर को चाहता हूँ कि मैं ए से रिप्लेस करा दूँ। पर जैसे सपोज पी है, तो पी के इक्विवेलेंट कैरेक्टर ए होना भी तो चाहिए, तभी तो मैं पी को ए से रिप्लेस कराऊंगा। एक बार एडजेसेंसी लिस्ट देखते हैं कि पी के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से। पी का इक्विवेलेंट कैरेक्टर एम है। ठीक है, मतलब पी जो है वो मेरा एम के बराबर है। ठीक है, पर आप एक बात बताओ, अगर हम ट्रांजिटिविटी देखें तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा पी एम के बराबर है तो जो कैरेक्टर्स एम के इक्विवेलेंट हैं वो मेरे पी के भी इक्विवेलेंट होंगे। इस केस में अगर हम देखें तो पी एम के बराबर है और एम पी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, पी जो है वो पी के भी बराबर है, मतलब मैं पी को पी से भी रिप्लेस कर सकता हूँ और पी को एम से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। एक बार देखते हैं मेरे पास अब पी के लिए ऑप्शंस क्या क्या है। पी को या तो मैं एम से रिप्लेस करा सकता हूँ या तो पी से करा सकता हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शन है मेरे पास खाली। अब मैं इनमें से चूज़ कौन सा करूँगा, मेरे ख्याल से तो मेरे को लेक्सिकोग्राफिकली जो स्मॉलर कैरेक्टर है ना उससे रिप्लेस कराना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से एम और पी एक बार देखते हैं। एम जो है वो 13th होता है ना उसका नंबर, और जो पी होता है, पी का नंबर क्या होता है, पी कहाँ गया, एम एन ओ पी, पी का 15 होता है, ठीक है। तो मैं एम से ही रिप्लेस कराऊंगा पी को। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एम और पी। सिंस एम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर था तो मैंने पी को एम से रिप्लेस कराया, ठीक है। अब ए पे आते हैं। ए को देखा मैंने, ए को मैं ओ से रिप्लेस करा सकता हूँ और ओ को ए से। तो मतलब मेरे पास ए के लिए भी दो ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन क्या है, या तो ओ से करा लूँगा या तो ए से करा लूँगा, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकली इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, यार डेफिनेटली ए है, तो ए से रिप्लेस करा दो। अब आर पे आओ। आर के लिए ऑप्शंस देखो। आर के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, आर, के और एस। अब जो के ऑप्शन होंगे वो आर के भी ऑप्शन होंगे, तो के से मैं आर जा सकता हूँ, पर आर तो यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। और एस से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एस से वापस आर जा सकता हूँ। तो मतलब मोटा मोटा ना मेरे पास आर के लिए यही तीन ऑप्शन है, तो एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ इन तीनों में से आर, के और एस में से स्मॉलर कैरेक्टर कौन सा है लेक्सिकोग्राफिकली। मेरे ख्याल से तो के है। तो आप एक काम करो ना, आर को के से रिप्लेस करा दो, तो यहाँ पे के लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एस है, ठीक है। एस से एस के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स देखो, एस का इक्विवेलेंट कैरेक्टर है आर, अच्छा, और आर का इक्विवेलेंट क्या है, आर के एस। तो मेरे एस के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हो गए, एस का इक्विवेलेंट आर हो गया और के हो गया। आर और के में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कौन सा है, के है, तो फिर यहाँ पे के लिख दो। ई के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स देखो, अब ई से मैं आई जा सकता हूँ, आई से ई जा सकता हूँ। तो ई के जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स है ना, खाली एक ही है, वो है आई। आई और ई खुद भी तो है, ई से आई जा सकता हूँ, आई से ई जा सकता हूँ, तो ई के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। आई और ई में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर ई है, तो ई को ई से ही रिप्लेस करूँगा मैं, रिप्लेस नहीं करूँगा, मतलब सेम ही रहने दूंगा। अब बचा आर। आर के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स क्या थे, आर के और एस। आर के एस में स्मॉलर लेक्सिकोग्राफिकली के था, तो मैं जाके के से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप एक दो चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी। मैंने देखा ना कि मैं पी से एम जा रहा था, तो सपोज मान लो मेरे को अभी पी को रिप्लेस करना है, तो मैं खाली ये नहीं देख रहा था कि पी के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, मैं ये भी देख रहा था कि एम के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स क्या हैं। एम का जब वापस पी हो जा रहा था तो यार पी तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो उस केस में मैं रिटर्न हो जा रहा था। अच्छा, सपोज मान लो ये आर के एस है, ठीक है। सपोज मान लो मेरे को इस कैरेक्टर आर को रिप्लेस करना है, तो मैं आर के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स तो देखूंगा ही, आर के एस, पर मैं के भी देख रहा था और एस के भी देख रहा था। के क्या थे, आर ही थे, और आर को मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था, तो वापस से थोड़ी ये तो लूप बन जाएगा ना कि आर के पहले देखा मैंने कि आर के एस है, फिर के देखा तो भाई आर था, तो अब वापस मैं आर के एस का देखूंगा, फिर के का देखूंगा, के का फिर आर है तो फिर आर के एस देखूंगा, तो ये तो रिपीटेटिव हो जाएगा। तो मतलब ना मेरे को एक विजिटेड एरे भी बनाना पड़ेगा जो कि ट्रैक रखेगा कि मैं कौन कौन से कैरेक्टर के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स को देख चुका हूँ। सपोज मैं आर के देख चुका हूँ तो वापस आर के नहीं देखूंगा, तो अब मैंने आर के एस पे आया, आर के देख चुका था, के देखूंगा, के पे वापस आर था तो आगे नहीं गया, मैं एस पे गया, एस पे भी वापस आर था तो मैं नहीं गया आगे। पर सपोज मान लो आर की जगह यहाँ ए होता, ठीक है, तो मैं ए के वापस देखता, अच्छा ए ओ जा रहा है, फिर ओ ए जा रहा है, ठीक है, तो ये पूरा एक लूप बनेगा। तो आप ये देखो, ये ना थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि डीएफएस लग रहा है यहाँ पे। हाँ, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डीएफएस ही एक तरीका है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं डीएफएस से कर सकता हूँ, बीएफएस से कर सकता हूँ, डीएसयू से कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे अप्रोचेस है। ऑप्टिमल है ये नहीं, बिल्कुल ऑप्टिमल नहीं है, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, पर हम डीएसयू से इसको और ऑप्टिमली कर सकते हैं, ठीक है। मेरी अगर तबीयत ठीक रही तो शाम तक मैं डीएसयू पे भी एक लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर अब मतलब मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को हर एक कैरेक्टर पे जाना है और डीएफएस परफॉर्म करना है और ऐसा कैरेक्टर ढूंढ के लाना है जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। तो एक बार कोड में कोड देखते हैं, उसके बाद मेरे को 100% विश्वास है कि आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये डीएफएस वाला फंक्शन लिख रखा है मैंने, इस पर नहीं आते अभी। एक एन वेरिएबल बनाया जो कि क्या S1 डॉट लेंथ, क्वेश्चन में हमको गिवन था कि S1 और S2 की जो लेंथ है ना वो सेम है, ठीक है। तो फिर एक ही मैंने वेरिएबल बनाया है, ठीक है। एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा। एडजेसेंसी लिस्ट मैंने 26 साइज़ का क्यों बनाया, ये तो कॉन्स्टेंट स्पेस हो गया। 26 साइज़ का इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही होंगे, तो ए से लेके जेड तक ही होंगे ना कैरेक्टर्स, ठीक है। इसलिए जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी वो 26 साइज़ की होगी। अब एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो उसकी मैपिंग कुछ ऐसे होगी,
0 1। अब ये जो 0th इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ ना, वो मेरे को क्या बताएगा कि ए को मैं किस किस कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब ये तो इंडेक्स होंगे, इंडेक्स वैल्यूज़, और यहाँ पे तो वेक्टर होगा ना। हाँ, तो ये वेक्टर ऑफ कैर होगा। वेक्टर ऑफ कैर हमको बता रहा होगा कि ये जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ए के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सिमिलरली जो 1 इंडेक्स होगा, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 हमको बताएगा कि हम बी को किस किस कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर बी के इक्विवेलेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए मैंने S1 S2 को पूरा ट्रैवर्स करा, इनका साइज़ सेम है, तो फिर मैंने दो कैरेक्टर्स U और V बनाए। U और V बनाऊंगा, मैंने क्या कहा था कि सपोज मान लो ये दो नोड्स हैं और इनके बीच एक अनडायरेक्टेड एज है। अनडायरेक्टेड एज है तो मतलब क्या होगा, मेरे को U वाले इंडेक्स पे जाके V कैरेक्टर को पुश करना पड़ेगा और V वाले इंडेक्स पे जाके U कैरेक्टर को पुश करना पड़ेगा। देखो वो मैंने यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सपोज़ मान लो मेरा जो बेस स्ट्रिंग है ना वो M साइज़ का है, ठीक है, तो मैं 0 से लेके M तक ट्रैवर्स करूँगा। और मेरे पास ऑप्शन क्या है, मतलब सपोज़ मान लो जो मेरा बेस स्ट्रिंग है उसका कैरेक्टर A है, तो A को मैं किस कैरेक्टर से प्लेस कराऊंगा, किसी कैरेक्टर से नहीं ना। A से स्मॉलर लेक्सिकोग्राफिकली कौन सा कैरेक्टर होगा, कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि खाली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स की बात हो रही है, तो जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है ना अभी, वो मेरा वही कैरेक्टर है। अगर ए है तो मेरा बेस्ट ऑप्शन अभी ए ही है, अगर सी है तो सी है मेरा बेस्ट ऑप्शन। अब मेरे को कोशिश करानी है कि मैं अपने करंट बेस्ट ऑप्शन से और ज़्यादा जो बेटर ऑप्शन है वो चूज़ कर सकूँ। सपोज़ जो अभी मेरा बेस स्ट्रिंग है, सपोज़ मान लो मेरा बेस स्ट्रिंग है, उसमें जो कैरेक्टर है मैं अभी इस वाले कैरेक्टर को रिप्लेस कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आर से बेटर एक कैरेक्टर देख के लाऊंगा ना, जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा। तो अभी मेरा बेस्ट ऑप्शन आर ही है फिलहाल, जब अभी मैंने जो मेरे एडजेसेंसी लिस्ट है उसको नहीं ट्रैवर्स करा है। मेरा गोल ही यही है कि मैं एडजेसेंसी लिस्ट पे जाऊँ, डीएफएस लगाऊँ और उसके बाद एक बेटर कैरेक्टर लेके आऊँ जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एक विजिटेड एरे भी मेरे को बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, नहीं बनाऊंगा तो मैं एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाऊंगा। क्यों फंसूंगा देखते हैं। आर से आर के एस गया, ठीक है, अब मैं डीएफएस लगाऊंगा तो अब मैं आर के सारे नेबर्स पे जाऊंगा। आर के नेबर्स तो वापस ये आर के एस है, अच्छा तो फिर मैं आर के सारे नेबर्स पे जाऊंगा, तो ये तो चलता ही जाएगा ना। तो मेरे को जब मैं आर को पहली बार आर के नेबर्स देख रहा हूँ तो मार्क करना पड़ेगा कि भाई आर आप देख चुके हो, बार बार देखने की आर को ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत देखो आर को, ठीक है। तो इसलिए ये विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नहीं, बेसिक डीएफएस लगाना है। इसमें मैंने अपना जो करंट कैरेक्टर है वो पास कर दिया, एडजेसेंसी लिस्ट, बेस्ट ऑप्शन और विजिटेड। ये जो बेस्ट ऑप्शन है ना, बाद में मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा करंट इंडेक्स होगा बेस स्ट्रिंग में उसको जाके बेस्ट ऑप्शन से रिप्लेस करा दूंगा, ठीक है। 0 से लेके पूरा M तक ट्रैवर्स करा, लास्ट में बेस स्ट्रिंग को रिप्लेस करा दूंगा। एक बार जल्दी से डीएफएस फंक्शन भी देख लेते हैं। डीएफएस फंक्शन में क्या है, सपोज मान लो अभी मैं कैरेक्टर सी पे हूँ। कैरेक्टर सी पे जब मैं हूँ ना, तो मैं कैरेक्टर सी को मेरे बेस्ट ऑप्शन से कंपेयर करूँगा। अगर सी मेरा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है तो वहीं का वहीं मैं जाऊँगा और बेस्ट ऑप्शन को सी से रिप्लेस कर दूँगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा एडजेसेंसी लिस्ट जो वो एम्प्टी हो, या फिर मैंने जिस कैरेक्टर पे अभी मैं प्रेजेंट हूँ, मैं सी पे प्रेजेंट हूँ, ऐसा हो सकता है ना कि सी को मैं पहले से विजिट कर चुका हूँ, तो उस केस में मैं कुछ नहीं करूँगा, रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी मैं किसी कैरेक्टर के नेबर्स को पहली बार विजिट कर रहा हूँ तो मेरे को उसको विजिटेड मार्क करना होगा ताकि मैं इन्फाइनाइट लूप में ना फंसूँ। अब ये क्या है, अब तो ये बेसिक डीएफएस लगा रहा हूँ मैं, फॉर लूप चलाया मैंने। सपोज़ मान लो मैं कैरेक्टर आर पे हूँ, तो मैं इन तीनों को विजिट करूँगा एक एक करके, हाँ, और इनके लिए डीएफएस को कॉल कर दूँगा। तो आर के लिए मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आर ही है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन एक कैरेक्टर मैंने मार्क कर दिया और उसके लिए डीएफएस कॉल कर दिया, ठीक है। और उस इस डीएफएस से क्या होगा ना, मेरे को जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट कैरेक्टर होगा वो मिल जाएगा, और उस इक्विवेलेंट कैरेक्टर से जो मतलब मेरा बेस्ट ऑप्शन कैरेक्टर है उसको रिप्लेस कर दूंगा बेस स्ट्रिंग आई से, बिल्कुल। और लास्ट में ये जो बेस स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर दूंगा। मैंने ना बेस स्ट्रिंग में ही ट्रांसफॉर्मेशंस कर दिए हैं, आप चाहते तो एक नया स्ट्रिंग बना सकते थे, उसमें भी मतलब उसको भी एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर इक्विवेलेंट स्ट्रिंग बना सकते थे। मैंने क्या करा, मैंने बेस स्ट्रिंग में ही कर दिया, नहीं करना चाहिए था पर मैंने कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक बार रन करके देखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ा ना। वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आपको जो इनपुट गिवन है आप उसी में चेंजेस कर लो, आप मत करना, मैंने कर दिया, ठीक है। रन किया, सबमिट करके देखते हैं।
चल जाएगा चल जाएगा, चल तो रहा है, पर बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज सोल्यूशंस को बीट तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये डीएसयू से और अच्छे से हो सकता है। अभी मेरी तबीयत ख़राब है, शाम तक मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि डीएसयू वाला अप्रोच भी डाल दूँ। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, टाइम भी देख लेते हैं। ओह, पहले स्पेस देखते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ मैं 26 साइज़ की। अच्छा, एक की मैपिंग बाकी सारे कैरेक्टर से हो सकती है ना, ए से लेके जेड तक, मतलब ए से मैं ए भी जा सकता हूँ, बी सी बी जेड भी। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो 26 का स्क्वायर होगी। 26 का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही हो गया। ये जो वैल्यू है एडजेसेंसी लिस्ट के साइज़ की, वो किसी स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, बेस स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो कांस्टेंट साइज़ है। ठीक है, 26 साइज़। तो ये जो इसकी स्पेस होगी वो ऑफ 1 होगी। ठीक है, फिर एक फॉर लूप चल रहा है जिसमें मैं एडजेसेंसी लिस्ट को बना रहा हूँ। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग द एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बेस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे जा रहा हूँ और फिर मैं डीएफएस कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि जो मेरे बेस स्ट्रिंग की वैल्यू है ना वो m है। ठीक है, तो m पे जा रहा हूँ और डीएफएस कॉल कर रहा हूँ। यार डीएफएस मतलब 26 कैरेक्टर्स को हो सकता है ना कि 8 मैक्स में विजिट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो m इंटू 26 हो गई। हर एक कैरेक्टर के लिए बेस स्ट्रिंग में मैं 26 और कैरेक्टर्स को विजिट कर रहा हूँ वर्स्ट केस में। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना इस वाली लूप की, वो m इंटू 26 होगी। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ये तो मोटा मोटा इक्विवेलेंट होगा m के ही। हाँ बिल्कुल होगा। इस वाले में मैं एक विजिटेड बुलियन एरे भी बना रहा हूँ, इसका साइज़ भी 26 ही है। 26 मतलब कांस्टेंट साइज़ है। ठीक है, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ 1 होगी। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली हमने, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी, 0 से लेके n तक है। अच्छा, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ n होगी। इसकी क्या होगी? इसकी ओ ऑफ m हुई। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो किसकी होगी? एक तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाया और फिर बेस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे जाकर डीएफएस कॉल कर दिया। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो ओ ऑफ n प्लस m होगी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? वो ओ ऑफ 1 होगी। ओ ऑफ 1 इसलिए होगी क्योंकि जो भी बना रहा हूँ मैं, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाया और एक विजिटेड बूलियन एरे बनाया, दोनों कॉन्स्टेंट साइज़ के हैं। ठीक है, एक बार चेक करें क्या गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं। चेक करते हैं। ये देखने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। आप भी पहले किया करो ना, कि आप पहले खुद जज करो कि आपकी क्या आ रही है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, उसके बाद इससे करवाओ और फिर खुश हो। अगर सही आ जाए तो, गलत आए तो दुखी हो जाना थोड़ी देर। थोड़ी देर ही होना, ज़्यादा मत होना। देखो ये तो नहीं चल रहा है। आप एक काम करो ना, आप मेरे पे भी ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं सही बताऊंगा आपको। मेरी वीडियो की लेंथ लंबी कर रहा है ये। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप मेरे पे ट्रस्ट करो। ये है टाइम और ये है स्पेस। ठीक है, बाकी कोड करना, एक बार खुद जज करना, गलत पढ़ाऊँ तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं भी सही कर लूँगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़, आप कमेंट नहीं करते हो मेरे वीडियो पे, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, आप कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करके मेरे से डाउट तो पूछो। आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। हर बार बोलता हूँ पर कोई कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप कमेंट करो। आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।